सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलशाद एंड आज मैं फिर से आप लोगों के सेवा में आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ CGL MTS 2024-25 के लिए जीके जीएस का एक मॉक फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेट जो कि आपका बेस्ड है एसएससी के रिसेंट एग्ज़ाम्स पे। ये क्लास आपको डेली 4 बजे अपने आपके इस चैनल पे मिल जाएगा देखने को। और ये हम लोगों का होने वाला है नंबर ऑफ 12 यानी कि 12वां क्लास। इससे पहले हम लोगों ने जो भी क्लासेस किए हैं वो सारे के सारे क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पर पड़े हैं, साथ में ही मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है तो आप लोग जाके उनको देख सकते हो। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट, छोटा सा अपील, छोटा सा गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आया हो, जिस भी रीज़न से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ये बिल्कुल ही फ्री होता है एंड आप इसमें भी कंजूसी कर रहे हो तो गलत बात है, आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझना है, जो भी समझो, सब्सक्राइब एंड लाइक हो जाना चाहिए। और एक एहसान अगर करना है तो शेयर भी कर देना। बाकी सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही होगा, चाहे जैसे भी करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फेमस क्रिकेटर सौरभ गांगुली। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरभ गांगुली की आत्मकथा है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ शॉर्ट अर्थ हिस्ट्री, ये तो अभिनव बिंद्रा का है, मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स, या द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग बात देखेंगे कि क्या सौरभ गांगुली की जो आत्मकथा है वो है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। सौरभ गांगुली की जो आत्मकथा है वो क्या है? अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। मैंने इसको कैसे याद किया है? मैंने इसको याद किया ऐसे कि सौरभ जो है ना, आपका सौरभ में देखो सौ आता है और सेंचुरी का मतलब भी क्या होता है। आई थिंक ये थोड़ा सा आपको इलॉजिकल लग रहा होगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसे ऐसे याद रखा है। आप भी इस तरह से याद रख सकते हो, या फिर आपके पास अगर कोई बेटर ऑप्शन है इसको याद रखने का तो आप कमेंट में लिख देना, या फिर जैसे भी आपको याद करना है। बेसिकली बात है आपको याद रहना चाहिए। मैंने इस तरह से रिलेट करके याद किया, आप जैसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बाकी अगर मैंने जिससे याद रखा है उस तरह आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। मैंने कैसे रखा है? 100, सौरभ गांगुली के नाम में 100 है और सेंचुरी का भी मतलब 100 होता है, तो इस तरह से मैंने याद रख लिया कि सौरभ गांगुली अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। अगला है, अगला नहीं है, अभी हम लोग कुछ कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं बुक्स जो कि मैंने ये सब लिखा है। कहाँ से पता है? प्रीवियस ईयर छान छान के लिखा मैंने, मतलब प्रीवियस ईयर उठा उठा के देखा है कि ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, तभी मैंने उसको लिखा है नोट्स में। बाकी ये आपको मैंने एक बार शेयर भी किया था आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से भी आप लोग पूरा पूरा देख सकते हो। ये तो मैंने कुछ कट लिया है, बाकी इसके थ्रू ही हम लोग थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा कल पढ़ेंगे, इस तरह से पूरा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखा है? तो पतंजलि जी ने लिखा है महाभाष्य। पतंजलि, मृच्छकटिका, शूद्रक, राज तिरंगनी, कलहन, इसको ऐसे याद रट लो वैसे। महाभाष्य, पतंजलि, मृच्छकटिका, शूद्रक, राज तिरंगनी, कलहन। और किरण बेदी जी की 3 बुक बहुत बार बार पूछे गए थे। एक हिम्मत है और फियरलेस गवर्नेंस, हिम्मत है, फियरलेस गवर्नेंस और इट ऑलवेज पॉसिबल। ये तीनों जो है किरण बेदी का बुक है। कौन कौन सा? हिम्मत है, फियरलेस गवर्नेंस और इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, सॉरी इट्स ऑलवेज पॉसिबल, ये किरण बेदी जी की बुक है। और शशि थरूर का देख लेते हैं, वाई आई एम अ हिंदू। अच्छा, एक और बुक मुझे याद आ गया ऐसे, वाई आई एम अथिस्ट, ये भगत सिंह का है, ये आपका भगत सिंह का है। ये ऐसे याद आ गया तो बता दिया, बाकी और भी आगे में है इसका शायद दिया हुआ। तो शशि थरूर जो है, शशि थरूर ने 3 लिखा तो बहुत सारा बुक है, इसका 3 बुक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें से क्या है? वाई आई एम अ हिंदू, या अम्बेडकर अ लाइफ, वाई आई एम अ हिंदू, अम्बेडकर अ लाइफ, और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। क्या? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये भी शशि थरूर का ही बुक है। अभिनव बिंद्रा का अ शॉर्ट अर्थ हिस्ट्री, जो कि अभी भी ऑप्शन में था, है ना, अ शॉर्ट अर्थ हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा जी का है। सानिया मिर्जा का एस अगेंस्ट वेस्ट, ये आपका बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। अभिनव बिंद्रा का अ शॉर्ट अर्थ हिस्ट्री, सानिया मिर्जा का एस अगेंस्ट ऑड्स, मोहम्मद अली का द ग्रेटेस्ट मैसूर
मोहम्मद अली का क्या है, द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी, मोहम्मद अली का द ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी, और एपीजे अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर। मैं चाहता तो इसको पहले से यहाँ अभी उसको लिख लेता, लेकिन क्या है ना, इस तरह से क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए अब मैं सोचा हूँ कि पहले से मैं लिख लूँ जो लिखा हुआ है, उसको ही मैं यहाँ पे उसका फ़ोटो लगा दूँ, जिससे कि यहाँ पे टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है बुक्स है, और भी बुक्स इम्पोर्टेंट है, वो धीरे धीरे मैं आपको करवा दूंगा। अगला है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इज़ वन ऑफ द प्रीमियर स्टेडियम इन इंडिया लोकेटेड एट, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक है जो डैश में स्थित है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो आपका अहमदाबाद में स्थित है। ये सबको पता है, नरेंद्र मोदी गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तुक्का तो लगा ही सकते हो। ठीक है, अब हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम देख लेते हैं। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। एचपीसीए स्टेडियम ये आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है या फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है वो आपका दिल्ली में है। उसके बाद ईडन गार्डन स्टेडियम ये आपका कोलकाता में, ईडन गार्डन कोलकाता में। और ए चिदम्बरम स्टेडियम ये चेन्नई में है, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, ईडन गार्डन कोलकाता में, और जिम खाना ग्राउंड मुंबई में, जस्का स्टेडियम रांची में, खांदेरी क्रिकेट स्टेडियम राजकोट में, सुब्रता रॉय सहारा स्टेडियम पुणे में, और डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में, और न्यू वका स्टेडियम नागपुर में, महारानी उषा क्या लिखा हुआ है, महारानी उषारजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड ये इंदौर में है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आंध्र प्रदेश। उसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम ये आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। फिर आपका बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची केरला में है। उसके बाद क्या एक है आपका मौलाना आज़ाद स्टेडियम ये आपका जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट स्टेडियम है नहीं। हाँ, एक है माधवराव स्टेडियम ये आपका राजकोट में है, गुजरात में। और नहर सिंह स्टेडियम ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में है। रूप स्टेडियम ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, और भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है जिसको कि मैं आगे कुछ दिन में यानी अगले लेक्चर्स में करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम याद रख सकते हो। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो पहले इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है क्या, उसके बाद आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या हुआ था कि 70% जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान का 70% यहीं से लिया गया है। और डायरकी यानी कि इसको डायरकी को बोलते हैं द्वैध शासन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है वहाँ पे। डायरकी को बोलते हैं द्वैध शासन। तो डायरकी ऑफ प्रोविंसेस, प्रांतों में जो डायरकी लगा हुआ था वाज एबोलिश्ड को ख़त्म कर दिया गया। डायरकी इन सेंटर वाज अप्लाइड। जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो इसमें क्या था कि प्रोविंस में यानी प्रांतों में जो डायरकी लगा हुआ था उसको ख़त्म करके डायरकी को सेंट्रलाइज कर दिया गया। ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 में हम लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और 1935 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो है शिफ्ट किया गया कलकत्ता से दिल्ली। 1935 में ही आपका सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। और 1937 में क्या हुआ, दिल्ली में फेडरल कोर्ट फाउंड किया गया यानी संघीय न्यायालय बनाया गया 1937 में। और 1937 में हुआ था बर्मा सेपरेट हो गया था इंडिया से। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संबंधित। आइए अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ये आपका बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये आपका
क्या बोलेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही पारित होकर आया था, क्योंकि उस टाइम में तो हमारा कोई पार्लियामेंट था नहीं, क्योंकि हम लोग के यहाँ ब्रिटिश रूल था। और दिस एक्ट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट एक्ट फॉर इंडिया एंड बर्मा गवर्नमेंट। अब बर्मा के लिए क्यों डिवाइड हो गया था, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे 1937 में क्या हुआ कि बर्मा जो है इंडिया से सेपरेट हो गया, तो इसीलिए ये जो एक्ट है वो डिवाइड हो गया था दो सेपरेट में, एक इंडिया के लिए एक बर्मा के लिए। यह अधिनियम भारत और बर्मा सरकार दोनों के लिए अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। दिस एक्ट वाज कमेंस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से लागू हुआ था। अरे कहाँ चला गया, ये अधिनियम जो है 1 अप्रैल 1935 से लागू हुआ था। और यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द गिवन 1 3 कॉमन 2 3 1 2 3 नहीं, ये वाला सही नहीं है, बाकी ये आपका ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 103 का 4, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। द टीम रेस्ट ऑफ इंडिया वॉन ईरानी कप इन 2023। ईरानी कप वाज होस्टेड विच स्टेट। टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप की मेज़बानी किस राज्य में हुई थी? तो ईरानी कप का मेज़बानी आपका कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो ईरानी कप का जो मेज़बानी किया गया था, होस्ट किया था आपका मध्य प्रदेश ने। और ईरानी कप को होस्ट किसने किया था? मध्य प्रदेश ने होस्ट किया था। अगला है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कुल 6 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने? 6 स्वर्ण पदक जीते थे। श्री जगन्नाथी मेला देश में आयोजित होता है? जयपुर, अलवर, संबलपुर या कटक। तो श्री जगन्नाथी मेला जो है ये आपका कहाँ आयोजित होता है? ये आपका अलवर में, अलवर राजस्थान में आयोजित होता है। चलिए अब कुछ मेला देख लेते हैं। असम का पहले देख लेते हैं, क्योंकि असम का बार बार पूछा जाता है बिहू। ठीक है, तो अगर आप करंट अफेयर नहीं, क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर अगर अटेम्प्ट करते हो तो आपको ये तो पक्का याद होगा कि असम का बिहू है। तो असम के कुछ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को देख लेते हैं। बिहू हो गया, और मैडम मिफी बिहू, मैडम मिफी, बैसागु, देहिंग पटखाई, बाइको, अम्बुबाची, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, और अली लिगांग, ये सब आपका असम का हो गया। बिहार का देख लेते हैं। शाम चकेवा, ये फेस्टिवल है बिहार का फेस्टिवल। शाम चकेवा, बिहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा, ये सब आपका बिहार का हो गया। कौन कौन सा? शाम चकेवा, बिहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा, ये बिहार का। चलिए अगला है आपका insufficient level of parathyroid hormone and low amount of calcium in blood cause which of the following condition। पैराथायरॉयड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर और रक्त में कैल्शियम की कम मात्रा निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है? तो अगर आप वो ALP वाला जो ALP टेक्नीशियन वाला जो क्लास जाता है, इस चैनल पे आता है साइंस का बेसिकली, तो वो अगर आपने करा होगा तो ये क्वेश्चन आप एक झटके में आराम से कर सकते हो। इसीलिए बाकी आप लोग शायद पता नहीं करते हो या नहीं करते हो, अगर करते होगे तो आराम से इसको कर लोगे। बोल रहा है कि अगर कैल्शियम का कमी हो जाए, लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम हो जाए तो क्या होगा? तो देखो लो के लिए मैंने एक वहाँ पे बताया था आपका, रूट वर्ड होता है हाइपो, ठीक है, और ज़्यादा अगर हो जाए तो उसके लिए होता है हाइपर। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइपो किस में, एक ही में है, और कैल्शियम तो कैल्शियमिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी एनीमिया पता है ये किसके कारण होता है? ब्लड के कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया होता है। और हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन का कमी हो जाता है, तो आयरन के कमी के कारण आप बोल सकते हो एनीमिया होता है। अगला है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोवेस्ट टैक्स रेशियो। तो कल ही मैंने जो है सेंसस से रिलेटेड सेंसस का एक लाइव क्लास लिया था संडे को। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। उसका लिंक मैं कहाँ दूंगा, कहीं नहीं दूंगा लिंक, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, सेंसस का वो जो क्लास है उसमें जो बेसिक टर्म्स है सेंसस का वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उसको देखते हो उसके बाद सेंसस का क्लास लगाते हो कहीं से भी, तो वो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। जैसे कि लिटरेसी रेट क्या होता है आपका, और आपका क्या हो गया, जैसे कि से बहुत सारे टर्म्स आते हैं ना, डेथ फर्टिलिटी रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, इन्फेंट रेट क्या होता है, चाइल्ड आपका सेक्स रेशियो क्या होता है, ये सारे के सारे जो बेसिक टर्म्स है वो मैंने बताए हैं। और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लगाए हैं आपको, क्विज टाइप का भी उसमें है।
मतलब पहले बेसिक बताया, उसके बाद फिर क्वेश्चन उसका करवा दिया। उस टाइप का मैंने करवा के रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। बाकी बैक टू दिस क्वेश्चन कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है। अब सब लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है आपका मेल एंड फीमेल का रेशियो। 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं, वो आपका लिंगानुपात दिखाता है। मतलब अगर मान लो 1000 मेल्स पे 943 फीमेल्स हैं, तो मतलब इसको लिंगानुपात बोलते हैं। बेसिकली काउंट क्या आता है, यानी रेशियो में लिया जाता है आपका 1000 मेल में कितनी फीमेल्स है, 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स है, इसको लिंगानुपात बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलता है। हरियाणा या तो सबसे ज़्यादा है, दमनदीव, लक्षद्वीप या पंजाब। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दमनदीव। दमनदीव में सबसे कम आपका लिंगानुपात देखने को मिलता है, यानी कि लगभग 573 है, यहाँ आधा 573 मेल्स पे, सॉरी 573 फीमेल्स पे 1000 मेल, इतना है। और सबसे कम अगर स्टेट का बात करेंगे तो ये हरियाणा में होता है। तो दमनदीव में तो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब आधा लगभग है। सोचो ना, 1000 मेल्स पे 573 ही फीमेल्स है। सोचो ये लोग का शादी वादी कैसे होगा, सोचने वाला बात है। चलिए देखते हैं अब हम लोग। अच्छा यहाँ पे मैंने रखा है क्या, इसको देख लेते हैं। सेंसस से कुछ कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? साक्षरता दर। साक्षरता दर, साक्षरता दर क्या होता है? साक्षरता दर उसको बोलते हैं कि हम लोग का 7 साल, ठीक है, या 7 साल से बड़े बच्चे जो होते हैं वो कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ और लिख सकता है, तो उसको साक्षर बोलते हैं। अब ये कोई भी एक लैंग्वेज कौन सा? कोई भी एक लैंग्वेज हमारा जो है शेड्यूल 8 में, शेड्यूल 7 में नहीं, शेड्यूल 8 में हम लोगों का लिस्ट दिया हुआ है लैंग्वेज का। लैंग्वेज दिया हुआ है, कुल कितने लैंग्वेज दिए हुए हैं? उसमें कुल 22 लैंग्वेज है। इन 22 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज अगर ये बच्चा पढ़ ले रहा है तो, और लिख भी ले रहा है, तो उसको साक्षर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 7 साल या 7 साल से ज़्यादा का बच्चा, ज़्यादा की उम्र के बच्चे जो कि कोई भी शेड्यूल 8 में जितने भी लैंग्वेज मेंशन है उसमें, उन लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज वो पढ़ एंड लिख सकता है, तो उसको लिटरेट बोलते हैं, साक्षर बोलते हैं। तो यही था यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिया का अगर लिटरेसी रेट का बात करेंगे तो ये आपका 74.04%। इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है? 74.04% है। इसमें हाईएस्ट देखेंगे तो केरला में 94% हाईएस्ट है, और बिहार में आपका लोवेस्ट है 61.8%। सबसे ज़्यादा आपका केरल में है 94%, और बिहार में है आपका सबसे कम 61.8%। और यूटी का बात करें तो लक्षद्वीप में जो 91.85% है। सेकेंड में यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेट जो है केरल आता है, सॉरी केरल नहीं, सेकेंड स्टेट मिजोरम आता है। वो मैं अगले किसी क्वेश्चन में बता दूंगा कि दूसरा स्टेट कौन कौन सा है। तो फिलहाल यूटी पे देखते हैं। सबसे ज़्यादा लिटरेट यूपी कौन सा है? लक्षद्वीप है, जिसका कि परसेंटेज कितना है? 91.85%। और सबसे कम है आपका दादर नगर हवेली। इसका परसेंटेज जाना जरूरी नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता है। डिस्ट्रिक्ट में अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सरचिप जो कि मिजोरम का है, एंड अलीराजपुर जो सबसे कम पढ़ा लिखा है वो मध्य प्रदेश का है। अब मेल और फीमेल देख लेते हैं कि लिटरेट कितना है। मेल का देखेंगे तो 82.14%। मेल में आपका 82.14% है, और फीमेल में आपका 65.46%। मेल में 82.14% और फीमेल जो है 65.46% लिटरेट है। दोनों का डिफरेंस एक बार पूछ लिया गया था, तो डिफरेंस कितना है? 61.8%, सॉरी 61 नहीं, 16.68% दोनों के बीच का डिफरेंस है। अच्छा, हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स लिटरेसी रेट ये कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान में। हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट राजस्थान में देखने को मिलता है। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वाज 12% इन 1947। 1947 में 12% ही था लिटरेसी रेट, और 1901 में जो सेंसस हुआ था उसमें 5.4% था, और 2001 में जो सेंसस हुआ उसमें लिटरेसी रेट हम लोग का 64.8% है। एंड अभी जो सेंसस हुआ यानी 2011 में वो है आपका 74.04%। अब यहाँ जो हम लोग का क्वेश्चन बना था वो सेक्स रेशियो पे था ना, तो हम लोग अभी सेक्स रेशियो भी देख लेते हैं। सेक्स रेशियो का बात करेंगे अगर स्टेट में, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ देखने को मिलता है? केरल में। कितना? 1084 फीमेल्स है पर 1000 मेल। 1000 मेल में 1084 फीमेल्स है। और सबसे लोवेस्ट कहाँ पे है? आपका हरियाणा में 879 मेल्स पे, सॉरी 879 फीमेल्स पे 1000 मेल, ठीक है। और यूटी का देखेंगे सबसे हाईएस्ट आपका कहाँ पे है? पुडुचेरी में 1037, एंड सबसे लोवेस्ट आपका दमनदीव में 618 है।
अच्छा यहाँ पे मैंने 500 कुछ बोला था ना, मैंने तो 500 पढ़ा था, पता नहीं वहाँ 600 कैसे है। कर देता हूँ इसको 618 सही हो जाता है कभी कभी। तो लोवेस्ट आपका कहाँ है, दमन दीव में 618 है। और डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे देखने को मिलता है, माहे जो कि पुडुचेरी में है। एंड लोवेस्ट आपका कहाँ देखने को मिलेगा, दमन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश, कौन सा लर्न एंड अर्न स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश द गवर्नमेंट विल नॉट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लर्न अर्न योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या सेवा प्रदान नहीं करेगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता, ऑब्वियस सी बात है, लर्न एंड अर्न कैसे होगा जब पैसा ही नहीं देगा, तो ये वाला तो होगा। ट्रेनिंग भी देगा, बिना ट्रेनिंग के लर्न एंड अर्न कैसे होगा। और एम्प्लॉयमेंट स्किल, स्किल भी सिखाएगा। लैपटॉप, यहाँ पे सरकार मरेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। सरकार जो है लैपटॉप नहीं देने वाली है लर्न एंड अर्न स्कीम में, जो कि मध्य प्रदेश का है। तो 109 का 4 हो जाएगा, सॉरी 109 का 4। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड अ यूनिट ऑफ हॉर्स पावर दैट इज इक्वल्स टू 1 हॉर्स डूइंग 33,000 फुट पाउंड ऑफ वर्क इन 1 मिनट। निम्नलिखित में से किसने एक अश्वशक्ति की इकाई स्थापित की जो कि घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड का काम करने के बराबर है। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो एचपी जो है हॉर्स पावर, ये किसने दिया था, ये आपका किसने दिया था, ये आपका जेम्स वॉट ने दिया था। इसीलिए तो इसको वॉट भी इसका यूनिट हो जाता है पावर का। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज अ डायमेंशन रिलेटेड टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अरे यार एक सेकेंड रुको, करता है इस तरह। अभी मेरा क्लास बेकार हो जाता, मुझे लगा मैंने चार्ज में लगा दिया है और बटन ऑन ही नहीं किया था। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की स्थिरता से संबंधित एक आयाम है। व्हाट इज द डायमेंशन रिलेटेड टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। लिमिटेड सोशल इम्पैक्ट, सीमित सामाजिक प्रभाव, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स, उच्च लाभ मार्जिन, डिपेंडेंसी ऑन डोनर फंडिंग, दाता निधि पर निर्भरता, या एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट, अत्यधिक ब्याज दर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिपेंडेंसी ऑन डोनर फंडिंग। द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ऑफ द एसएचजी बैंक लिंकेज मूवमेंट वाज स्प्रीड, क्या लिखा हुआ है, स्पेयर हेडेड बाय डैश विथ सपोर्ट फ्रॉम आरबीआई। एसएचजी बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण मील के पत्थर डैश द्वारा आरबीआई के समर्थन में संचालित थे। सेबी, कोऑपरेटिव बैंक, इंडियन बैंक या नाबार्ड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नाबार्ड। क्या होगा इसका आंसर, नाबार्ड द्वारा संचालित था वो। विच इंडियन म्यूजिशियन पर्सनैलिटीज नेटिव प्लेस इज वेस्ट बंगाल। किस भारतीय संगीतकार की जन्मस्थली पश्चिम बंगाल है। किसका जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। इलयराज, ओपी नैयर, नौशाद या बप्पी लाहेरी। तो कौन आपका पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं बप्पी लाहेरी जी। डैश लिटरली मीन्स डांस ऑफ इंचेंट्रेस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग इन द इंडियन क्लासिकल डांस रिपोर्टरी। डैश का अर्थ आकर्षक का नृत्य होता है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन में सबसे आकर्षकों में से एक है। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या कथकली। एक सेकेंड, मैं फैन ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है अब गर्मी, थोड़ा सा हो जाएगा लेकिन गर्मी लगने लगा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डैश का अर्थ आकर्षक का नृत्य है। आकर्षक का नृत्य, इसका अर्थ आकर्षक का नृत्य है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन में सबसे आकर्षक में से एक है। इसका आंसर आपका मोहिनीअट्टम हो जाएगा। क्या होगा, मोहिनीअट्टम। इसको ध्यान कैसे रखना है, देखो देखो देखो, मोहिनी गाना सुना है, मोहिनी। ये क्या करती है, मन को मोह लेता है। मोहता कौन है, मन को कौन मोहेगा, जो कि देखने में आकर्षक लगेगा।
ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हो। बाकी अभी हम लोग निपटाएंगे भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम आई थिंक अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनते जाइएगा। भरतनाट्यम को पूरा ही निपटा देंगे हम लोग कि भरतनाट्यम, फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेगा ना वो आप लोग आराम से कर लोगे। 99% नहीं, 99% बोलना ज़्यादा हो जाएगा, 95% क्वेश्चन जो है भरतनाट्यम से यही से बनेगा। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो है सबसे पहले ये आपका वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस में से एक है। भरतनाट्यम आपका, रुको थोड़ा सा मैं पानी पी के आता हूँ, आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार मैं क्लास को इंटरप्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट बस। तो भरतनाट्यम जो है आपका वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस में से एक है। मतलब भरतनाट्यम आपका 8 शास्त्रीय नृत्य हम लोग के पास, उसमें से एक भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानते हैं? इसका जो पुराना नाम है ना, इसको एक हार्य शादिर शादिर अट्टम भी बोलते हैं। इसको भरतनाट्यम कब क्या बोला गया? इसको 1932 में इसको भरतनाट्यम के नाम से जाना जाने लगा। अच्छा, ब्रिटिशर ने इसको 1910 में बैन कर दिया था। तो अभी तक हम लोगों ने देखो क्या क्या देखे भरतनाट्यम से रिलेटेड। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, इसका पुराना नाम जो है एक हार्य शादिर अट्टम है। इसको 1932 में भरतनाट्यम बोला जाने लगा और ब्रिटिशर ने इसे बैन कर दिया था 1910 में। और भरतनाट्यम जो ये आपका एसोसिएटेड है लॉर्ड शिवा से, भगवान शिव से संबंधित है। और इस भरतनाट्यम का जो वर्णन है वो एक एंसेंट टेक्स्ट है, क्या? शिलापट्टिकरम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शिलापट्टिकरम। इसी में जो एक पुराना ग्रंथ है, एंसेंट टेक्स्ट है, इसमें आपका वर्णन मिलता है भरतनाट्यम का। और इस तरह से अगर देखेंगे तो सबसे पहले भरतनाट्यम का वर्णन आपको कहाँ पे मिलता है? शिलापट्टिकरम में मिलता है। और जितने भी क्लासिकल डांस है इसका वर्णन मिलता है और इंक्लूडिंग भरतनाट्यम नाट्य शास्त्र में। ठीक है, अब नाट्य शास्त्र के बारे में देखते हैं। नाट्य शास्त्र को 5th वेदा भी बोलते हैं, 5वां वेद बोलते हैं नाट्य शास्त्र को। वैसे तो 4 ही वेद होते हैं, लेकिन 5वां वेद जो है नाट्य शास्त्र को बोला जाता है, जिसको कि लिखा है, कंपोज किया है भरत मुनि ने। जिसको किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र को लिखा है भरत मुनि ने। और इसके बारे में क्या लिखा जाता है? इसमें एक है तांडव स्टाइल। ठीक है, नाट्य शास्त्र में 2 टाइप के डांस इंक्लूडेड है, एक तो आपका तांडव स्टाइल के, एक है आपका लास स्टाइल का। तो तांडव स्टाइल जो है वो भगवान शिव से संबंधित है और लास स्टाइल जो है माता पार्वती से संबंधित है। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया शिलापट्टिकरम, इसमें भी भरतनाट्यम का वर्णन मिलता है। तो शिलापट्टिकरम में 2 एक है आपका कहानी है, आपने सुना होगा कोवलम और आपका कन्नगी का। कोवलम और कन्नगी का एक लव स्टोरी है, मतलब जिसमें कि कोवलम और कन्नगी हाउसवाइफ नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। और माधवी जो है कोवलम की एक तरह से प्रेमिका होती है। तो इन तीनों के बारे में शिलापट्टिकरम में लिखा गया है। और मणि मेघलाई फिर एक एंसेंट टेक्स्ट है, जिसमें कि कोवलम एंड माधवी, सॉरी मैंने ये बता दिया यहाँ पे, ये इसकी प्रेमिका है, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया। मतलब कोवलम और माधवी पति पत्नी है और कन्नगी जो है इसकी कोवलम की प्रेमिका है। इन तीनों के बारे में शिलापट्टिकरम में वर्णन मिलता है। और मणि मेघलाई जो है ये कोवलम एंड माधवी की डॉटर के बारे में इसमें मिलता है, मणि मेघलाई में देखने को मिलता है, कोवलम और माधवी की जो डॉटर है। तो ये था आपका भरतनाट्यम से संबंधित जो भी टर्म्स हैं। अब इसके कुछ एक्सपोनेंट होते हैं, उन एक्सपोनेंट्स को देख लेते हैं, बाकी हो जाएगा। एक्सपोनेंट को याद करने का ट्रिक है, भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पद्म छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। फिर से,
भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पद्म छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। तो यहाँ से हो जाएगा भरत से भरतनाट्यम, अलार्म से अलार्म वैली, रुक्मणी देवी से रुक्मणी देवी अरुणडले, पद्म से पद्म सुब्रमण्यम, सुंदर दोस्त मीनाक्षी से मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सारे भाइयों से मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई जो कि मृणालिनी साराभाई की बेटी है। बाल से बाल सरस्वती, कृष्णा से यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला से लीला सैमसन, धन से शांता धनंजय और बीपी धनंजय जो कि पति है, शांता धनंजय की पति है। और सो गया से सोनल मानसिंह। ये आपके एक्सपोनेंट है, भरतनाट्यम के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है। और आपको याद रखना है कि तोलकाप्पियम जो है सबसे एंसेंट टेक्स्ट है साउथ इंडिया का। तोलकाप्पियम जो है सबसे एंसेंट टेक्स्ट है साउथ इंडिया का, जो कि तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। इतना सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाँ, चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट इनेबल्स द पार्लियामेंट टू इंश्योर एग्जीक्यूट अकाउंटेबिलिटी? वह सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है जो संसद को कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? संधियों की पुष्टि, अविश्वास प्रस्ताव, विचार विमर्श और चर्चा, कानूनों की मंजूरी आता है। इसका आंसर ये होगा अविश्वास प्रस्ताव यानी द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, 15 का 2। नोटेड डांस हिस्टोरियन डॉक्टर सुनील कोठारी वॉज अवॉर्डेड क्या लिखा हुआ ये माधव देव अवार्ड इन 2019 बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम फॉर पॉपुलराइजिंग विच डांस फ्रॉम द स्टेट। प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में किस नृत्य रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्रिया, ओजापली, बिहू या बगरुम्बा? तो ये सत्रिया के लिए इसको मिला था माधव देव पुरस्कार, किसको? डॉक्टर सुनील कोठारी को। और सत्रिया आपका पता चल गया वो क्वेश्चन पढ़ के कि ये असम का है। वैसे यहाँ पे सभी असम का ही है। सत्रिया जो है ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, क्लासिकल डांस है। द प्री मानसून शावर आर नॉन एज इन केरला एंड कर्नाटक। वैसे इसमें मैं बहुत सारा थोड़ा सा इसको डीप में जाना चाहिए था मुझे, लेकिन क्योंकि टाइम देख लो 32 मिनट हो गया है, तो मुझे इसमें डीप में नहीं जाऊंगा आज, फिर कभी जाऊंगा। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून बारिश को किस नाम से जाना जाता है? टी शावर, मैंगो शावर, बनाना शावर या ग्रेप शावर? तो आपका केरला और कर्नाटक में जो प्री मानसून शावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैंगो शावर। मैं इसको थोड़ा सा मानसून चैप्टर डिस्कस करूँ? नहीं छोड़ो, वैसे लंबा हो जाएगा, फिर कभी मानसून चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। डैश इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव वॉन ग्रामी। पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ग्रामी जीता। कौन पहली भारतीय महिला है जिसको कि ग्रामी मिला है? तो वो मिला है तन्वी शाह को। अगर आपने इसके शुरू के क्लासेस देखे हैं, यानी कि क्लास 1, 2, 3, अगर इस सीरीज का देखा है तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते थे। इन विच ईयर वाज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो आपका कब हुआ था? वो आपका हुआ था यहाँ 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। आइए इसको शायद मैं लिख के लाया हूँ, हाँ इसको लाया हूँ। तो देखो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। 3 शब्द कौन कौन सा जोड़ा गया था? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। इसमें जो पार्ट 4A यानी कि DPSP को जोड़ा गया था, DPSP को इसमें जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। आर्टिकल 48A को भी जोड़ा गया था, अनुच्छेद 48 से, जिसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ को, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ को जोड़ा गया है आर्टिकल 48A में। अच्छा, दिस इज मेड कंपल्सरी फॉर द ऐसे नहीं, दिस इज मेड कंपल्सरी टू फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये इसमें क्या किया गया? आर्टिकल 48A में और चीज़ जोड़ा गया कि
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी एडवाइस होगा उसको फॉलो करना कंपलसरी होगा। अ प्रोविजन मेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट। एक प्रोविजन बनाया गया जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं आप। और 5 सब्जेक्ट भी जोड़ा गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं, आपका स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। एक कंकरेंट लिस्ट होता है जिसमें कि दोनों मिलकर आप कानून बना सकते हैं। उसमें कंकरेंट लिस्ट जो होता है उसमें 5 सब्जेक्ट और ऐड किए गए थे। वेयर इज द महाबोधि टेम्पल सिचुएटेड। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदिर से रिलेटेड मैंने एक आपका एक पेज आपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है जो भी इम्पोर्टेंट मंदिर है, तो वहाँ से आप उसको एक बार देख लीजिएगा। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है आपका? ये आपका कहाँ स्थित है? देव सिंह, ये क्या है? ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मारते हैं रिजेक्ट, ऑप्शन गलत है इसका। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च्ड। तो ये देखो, रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये किस साल स्टार्ट हुआ था? ये आपका स्टार्ट हुआ था कब? 1975 में शायद, नहीं 1979 में। ये कब स्टार्ट हुआ था आपका? 1979। विच अफ्रीकन लीडर रोड द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखा था? ये आपका लिखा था नेल्सन मंडेला ने। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसका आपका ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला का। और डंडारी ट्रोप परफॉर्म डैश ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली फोर्थ नाइट विद द पार्टिसिपेशन फ्रॉम कोलम एंड राजगुन टाइप। डंडारी जो ट्राइब के लोग होते हैं, डंडारी ट्रूप, ये क्या परफॉर्म करते हैं दिवाली के टाइम में? ये आपका परफॉर्म करते हैं ये गुसारी परफॉर्म करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग लीडर लेड द रिवॉल्ट ऑफ 57 इन बिहार। बिहार से जो है 1857 का क्रांति को लीड कौन कर रहा था? अगेन मैं इसमें भी थोड़ा सा डीप जाऊँगा, लेकिन आज नहीं जाऊँगा क्योंकि आज पहले से 40 मिनट का क्लास हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है 125 नहीं, यहाँ पे कंप्लीट होता है हम लोग का 25 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। बाकी PDF थे तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। अगर क्लास बेनिफिशियल लगा है एंड अगर जो कि आपको पता है कि क्लास बेनिफिशियल है, मुझे पता है, आपको भी पता है, ये आपको क्लास हेल्पफुल लगा तो आप क्या कर सकते हो? अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है, मुझे पता है, आपको भी पता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इवन तो मैं से भी अर्न भी नहीं कर पा रहा हूँ। जल्दी जल्दी अगर सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा होता है, फिर वॉच टाइम पूरा होता है तो फिर मज़ा आएगा पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, क्योंकि पैसा आएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं कल आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।